Okay. Good evening, friends. Am I audible? Sir. Yes, sir. बाकी स्टूडेंट्स कहाँ पे हैं? Why are not they? Why are not joining? Why are they not joining? हम्म. सर एक बार सर मैसेज कर दो। तो लास्ट क्लास में हम वेजेस के रिगार्डिंग पढ़ रहे थे. ओके. और हर बार एक बच्चे की प्रेजेंटेशन बीच में अटकी हुई है. वो पढ़ाई हम आगे बढ़ जाते हैं और वो टाइम मिलता नहीं है. आज हम पहले वो प्रेजेंटेशन लेंगे. राइट. सो ये कौन सा है? हिमांशु है. ये रोल नंबर 18 हिमांशु. आपकी आधी हुई है. एंड जैनिश कुमार. आज ये कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. ओके. वी हैव अ टॉपिक दैट इज वेज एंड सैलरी डिफरेंशियल्स. टर्मिनोलॉजीज हैं कुछ. सैलरी एंड वेजेस के जो डिफरेंशिएशन था, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड दैट पॉइंट. हम्म. बताइए जरा. यस सर। यस. हृदेश. सॉरी, हिमांशु पुंडीर. हिमांशु पुंडीर. हिमांशु पुंडीर, रोल नंबर 18. कैन यू हियर मी? प्लीज रिप्लाई डियर. क्या मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। फिर ये रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है हिमांशु? शायद बाहर है वो। बाहर है तो फिर क्लास में कैसे आ रहा है यहाँ पे? बाहर है तो फिर बाहर ही रहे हो ना. पर कर दिया सर उसने लीव। नहीं, मैंने लीव किया है ना उसको. जब वो बात ही नहीं कर रहा, रिप्लाई नहीं कर रहा, तो फिर क्या फायदा क्लास में रहने का? यस हिमांशु.
हिमांशु सुन पा रहे हो? ओके ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। वी विल नॉट वेट फॉर हिम। अगर वो रिप्लाई नहीं कर रहा है कोई बात नहीं। बाकी अदर बच्चे जो हैं उनको मैसेज नहीं मिला क्या? वो क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे? ओनली 8 आर प्रेजेंट। जैनिश आया है? नहीं है। जैनिश भी नहीं है। गौरव कुमार? यस गौरव। यस सर। क्या आप रेडी हैं? प्रेजेंटेशन बनाई हुई है आपने? सर लेकिन डे तो ये हमारा नहीं, कोई मतलब बात, मेरा डे नहीं था ना आज। ठीक है कोई बात नहीं। सर ठीक है। आप डे बता दीजिए, मैं उसी दिन कर दूंगा। नहीं, आप प्रिपेयर कर लीजिए, कोई बात नहीं। वो तो आज मैं इसलिए ठीक पूछ है। रहा था कि मे बी आप प्रिपेयर हो, बिकॉज दिस इज नॉट योर टर्न। आज टर्न थी आपकी हिमांशु की, जैनिस की, वो नहीं आए हैं। कोई बात नहीं। वी हैव ओके सर। काम, हमारे पास काम है करने के लिए। हिमांशु नंबर 17। ओके, हम अपना आगे सिलेबस बढ़ाते हैं। सो सैलरीज एंड वेजेस के बारे में जो डिफरेंशिएशन था वो हम क्लियर कर चुके थे अपनी लास्ट क्लास में। ओके, कि सैलरीज क्या हैं एंड वेजेस क्या हैं। सैलरीज आपकी जो है आर्ली एंड डे वाइज दी जाती हैं, बट सैलरी दैट इज अ फिक्स टर्म, वो आपको मिलती है और मेनली परमानेंट मेंबर्स को मिलती है। सैलरी हम उनको देते हैं, अगर हम इसका बात करें, जहाँ पे उसके वर्क को हम जल्दी से जो है मेजर नहीं कर सकते। ओके, हुज परफॉर्मेंस कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली। आप मैनेजर की परफॉर्मेंस डायरेक्टली जज नहीं कर सकते अनटिल उसकी पॉलिसीज जो उसने दी हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को एक सेट ड्यूरेशन के अंदर प्रॉफिट ना कमा के दे दे। लेकिन आप अगर मिस्त्री की बात करो तो एक दिन में अगर 10 ईंटें लगाता है तो इट विल बी सीन कि आपको दिखेगा हाँ भाई इसने आज 10 ईंटें लगाई हैं, ये दीवार इसने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट की है। राइट, सो दैट वाज द ब्रॉड, अगर मैं आपको एग्जांपल लिया था कि ये इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। नो, पेमेंट मोड टू लेबरर is generally preferred as wages, and the money paid periodically to a person whose output cannot be measured easily, such as clerical staff, supervisory staff, is generally referred to as salaries. Right? So salaries are paid uniformly and generally on monthly basis, and at the time of the event of incentives is introduced in the form of commission. In addition to the time, wages can also be based on the actual production, the number of units produced by the workers. देखोगे कई बार इंडस्ट्रीज में क्या होता है, पर पीस के हिसाब से आपको लेबर जो होती है उसको पैसा दिया जाता है। आप 15 पीस बनाइए, आपको पर हेड आपको 10 रुपए मिलेगा। मीन्स अगर 15 बनाए यू विल बी गिवन 150 रुपीज फॉर योर वर्क। सो दैट इज वेज रेट डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्शन जो आपने किया है। देन वेज स्केल, इट मीन्स द पुटिंग टुगेदर ऑल द पॉपुलर properly evaluated standard wages rates arranged in a sequence according to the evaluation of the job and the size of the rate. ठीक है, now again comes your nominal wage. ये मैं आपको बता रहा हूँ these are the terms, लेकिन ऐसा बहुत कम चांसेस हैं कि इतना डिटेल में वो पूछे आपसे क्वेश्चन। ठीक है, समझ रहे हो? वो एक आध नंबर का पूछ सकते हैं मे बी, वेजेस क्या है, सैलरीज क्या है, नॉमिनल वेजेस क्या है, रियल वेजेस क्या है, फ्रिंज बेनिफिट्स क्या है। बट डिटेल में अगर वो 20-25 नंबर का 15 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे इस तरह से। अगर वो पूछ भी लेते हैं मोस्ट रेयर, तो आप एटलीस्ट आंसर करने लायक होने चाहिए, तो इतना हमें आना चाहिए।
राइट। तो नॉमिनल वेजेस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, wages expressed in terms of money are called as nominal wages. Real wages, the goods and services which could be purchased with the help of money wages are known as real wages. तो nominal wages divided by the cost of living और the consumer price index, CPI बोलते हैं, gives your real wages. अब दोनों में डिफरेंस क्या है देखो, मान लो 100 रुपए आपको मिल गया, आप 100 रुपए में कितनी चीज खरीद पा रहे हो, दैट इज योर रियल वेज। जो 100 रुपए आपको मिला दैट इज नॉमिनल वेज, मॉनिटरी, लेकिन उससे आप कितनी खरीदारी कर पाए, आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या वो मैच कर पाया, दैट इज द रियल वेज। अगर इन्फ्लेशन है मार्केट में 100 रुपए की चीज 110 की हो गई, तो आपकी जो वेज है क्या वो नॉमिनल वेज रियल वेज के बराबर रही, बताइए। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने आपको 100 रुपया दिया, आप मजदूरी करते हो, मैंने आपको 100 रुपया दिया कि 100 रुपया ये लो जी आपका, ये आपकी मेहनताना है। आप मार्केट में गए, 100 रुपए की वो चीज जो थी, आप ब्रेड खरीदने गए, 100 रुपए का आटा खरीदने गए, 100 रुपए का आटा आपको 110 रुपए का मिल रहा है अब, तो आपकी नॉमिनल वेज 10/100 यानी कि 1/10, इतनी परसेंटेज गिर गई, घट गई, आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे आप, समझ रहे हो। तो रफली कितना 1/11, दैट इज 1/11% जो है वो आपकी जो सैलरी है वो कम हो गई एज कंपेयर टू योर रियल वेजेस, सॉरी नॉमिनल वेजेस से रियल वेजेस 1/11% विल डिक्लाइन। नहीं समझे बात को, नहीं समझे? बताओ। बता देना सर, एक बार सर बताना। एक मिनट और बताता हूँ, और किसी को, देखो ध्यान से सुनो, परसेंटेज आता है आपको, परसेंटेज देखो, परसेंटेज दिखाता हूँ मैं आपको कमाल परसेंटेज का। मैं कह रहा हूं रुपया, रुपीज 100 रुपया मुझको मिला काम का, जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझसे कहा गया कि आपको 100 रुपया पर दिन का मिलेगा। मैंने कहा ठीक है जी। उस टाइम आटा आता था 100 रुपए किलो, एज्यूम कर लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है 1 किलो आटा मैं खरीद सकता हूँ डेली का, 4 दिन में मुझे 1 किलो आटा लगता है, 250 ग्राम में खाता हूँ एक दिन का। ठीक है, मैं 4 दिन का आटा एक दिन में खरीद लूंगा, बाकी से मैं अपना बिजली का बिल जो भी है वो पे करूंगा, या मैं सब्जी लेके आऊंगा जो भी है, मिसेलेनियस आइटम्स। अब भैया 2 दिन बाद पता चला 110 रुपया हो गया आटे का प्राइस पर केजी, तो डिफरेंस कितना हो गया, 10 रुपया बढ़ गया, 10 रुपया बढ़ गया ना, 10% इंक्रीज। अरे 10 रुपया बढ़ गया, पहले कितना था, 100 रुपया था, तो कितना इंक्रीज कर गया उससे, 10% ही तो बढ़ गया। नहीं समझे बात को, अरे इतना समझ में आया? हेलो, सुन पा रहे हैं? यस अभिषेक, आकाश, चंदन, ये इशू मुझे लग रहा है। हेलो, एम आई ऑडिएबल? आवाज आ रही है मेरी? यस स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई कीजिए। हेलो हेलो। यस यस हाँ सर, यस, सर माइक ऑन नहीं हो रहा था, अब हो गया। ओके जी, बाकी सर हाँ स्टूडेंट्स, सर 10% बढ़ गया। ओके सो 10% ओके नाउ यस इट सर। हैज इंक्रीज्ड। सो आप अगर अब आटा खरीदने जाओ
तो क्या आपको 1 किलो आटा मिलेगा? पहले आपको 100 रुपए में 1 किलो नो आटा सर। मिलता था, लेकिन अभी वो 1 किलो में से कम हो गया। सो यस योर सर। योर बाइंग पावर हैज रिड्यूस्ड। आपका पैसा उतना ही है मिल रहा है, वेजेस आपको मिल रही है, 100 रुपए मिल रही थी, पहले भी 100 मिल रही थी, बट आपकी रियल वेज इज नाउ हैज डिक्लाइन। रियल वेज इज द पैरामीटर कि आप उस पैसे से नॉमिनल वेज जो आपको मिली है उससे गुड्स एंड सर्विसेज कितना खरीद सकते हैं। समझे मेरी बात को? तो आपकी जो रियल वेज है वो घट गई, कितनी घट गई? 9 1/11% इज द डिक्लाइन इन योर वेज। कैसे आया ये? 1/11, यानी कि पहले 10 था, 100 था, अब 110 हो गया। तो डिक्लाइन कितना हो गया? 10% डिक्लाइन हुआ। किस पर? 110 पर। परसेंटेज में निकालूं देन इट विल गिव दिस वैल्यू, राइट? दोनों में डिफरेंस समझ में आई? यस बडीज, समझ में आ रहा है? अब बोलते क्यों नहीं हो? अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ ना, आवाज नहीं आ रही है तो बताओ ना, नेटवर्क में कोई इशू है तो बताओ। अभिषेक, आकाश, ओके, व्हाट हैपन इज दिस? ओके ओके ओके, कट कट के आवाज आ रही है। हम्म। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। ये चंदन बार बार क्या क्या इशू है चंदन के साथ, बार बार ये क्यों एग्जिट हो रहा है? सर नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जा रहा है सर। ओके, ठीक है, ये समझ में आया, आगे बढ़ू मैं? सर अभी मैं हैं? बोलो, नहीं आया समझ में? डिस्कनेक्ट हो गया था सर। अच्छा, अब देखो मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है। एक आदमी है जिसका नाम है चंदन, ठीक है? चंदन को सुबह मॉर्निंग में चाय के साथ 4 ब्रेड चाहिए खाने के लिए। चंदन एक कंपनी में काम करता है, वहां का सीईओ है कंपनी का। कंपनी बहुत रईस कंपनी है। कंपनी में चंदन को 100 रुपया मिलता है। 25 रुपए का एक ब्रेड आता है, चंदन खाता है हाई स्टैंडर्ड ब्रेड, 25 रुपए का एक ब्रेड खाता है। उसको जो मेज मिलता है 100 रुपया मिलता है। तो जो ये 100 रुपया है ना, दैट इज योर नॉमिनल वेज। ठीक है, इतना समझ में आया चंदन? यस सर। यस सर। नाउ 25 रुपए का एक ब्रेड आया, मतलब 100 रुपए के 4 ब्रेड आ गए। मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहा हूं मैं, सिंपल मैथमेटिक्स है। अब भैया चंदन को तो भूख मिटाने के लिए 4 ब्रेड ही चाहिए। ब्रेड कंपनी ने क्या किया, रेट बढ़ा दिया, नहीं 30 रुपए का एक ब्रेड होगा। तो 4 ब्रेड कितने के आए? 120 रुपए के। आए कि नहीं आए? यस सर। तो अब चंदन को 100 रुपया ही मिल रहा है। उसे मतलब नहीं है, कंपनी को मतलब नहीं है, सीईओ साहब को 100 रुपया देना है महीने का। ठीक है जी, चंदन जी का नहीं, पर डे का, सॉरी। तो चंदन जी गए 100 रुपया लेके, उन्हें पता नहीं है मार्केट का रेट बढ़ गया है। चंदन जी गए, उन्होंने कहा भैया ब्रेड दे दो 4, उनकी भैया लाओ जी 120 रुपया दो। उन्होंने कहा 100 रुपए के आते थे, नहीं जी अब नहीं आते। अब चंदन को कितना मिलेगा? 3 3 9 90 रुपए के 3 ब्रेड मिले, 10 रुपया बच गया उसके पास। 10 में उसको 1/3 ब्रेड मिलेगा। उसने कितनी लगेगी? उसका पेट भरेगा? नहीं भरेगा।
क्योंकि उसको तो 4 ब्रेड चाहिए। सो एक्चुअली कितना है, उसको वेज कितना मिला, दैट इज वो हुआ जो कम हुआ, दैट इज योर रियल वेज। जो डिक्लाइन हुआ कि वो 100 रुपए में पहले 4 ब्रेड खरीद पा रहा था, लेकिन अभी वो 1/3% जो है ब्रेड ही खरीद पा रहा है। तो ये जो 2/3 का जो डिक्लाइन हुआ, ये इसका गैप है नॉमिनल रियल वेज में, और इसको बोलते हैं हम इन्फ्लेशन। समझ गए? तो रियल वेज हमेशा नॉमिनल वेज के इक्वल हो सकती है, पर इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ये मैं इकोनॉमिक्स की बात बता रहा हूँ आपको, यहाँ लगेगा नहीं कॉन्सेप्ट, बता रहा हूँ मैं आपको। सो नॉमिनल वेज डिवाइडेड बाय द कॉस्ट ऑफ लिविंग, कि आपकी कितनी वैल्यू आई, उसको डिवाइड आपकी कॉस्ट लिविंग कितनी है, दैट इज सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इन्फ्लेशन निकालने के लिए आरबीआई जो निकालती है ना इन्फ्लेशन, कि मार्केट में कितना इन्फ्लेशन है, बेरोजगारी कितनी बढ़ी है, इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है, महंगाई दर कितनी है, दैट इज ऑन 2 पैरामीटर्स, दैट इज सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई, 2 पे निकालती है। दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और दूसरा है होलसेल प्राइस इंडेक्स। समझो, बस इतना ही समझ लो, इसे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। यहां तक क्लियर हुआ तो ठीक है, फिर आगे बढ़े। यस सर। नाउ फ्रिंज बेनिफिट्स बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ चुके हैं, अब दोबारा नहीं पढ़ेंगे इसको, बस एक बार डेफिनेशन पढ़ूंगा मैं। दिस रेफर्स टू द कंपेंसेशन गिवन टू एम्प्लॉय ओवर एंड अबव द वेजेस that often is not directly related to the output performance or the time worked। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, बार बार डिस्कशन करने से कोई फायदा नहीं है। नाउ अगेन टेक होम पे, it refers to earning minus deductions of taxes, tax, social security और ESIC, प्रोविडेंट फंड, यूनियन ड्यूज और कंट्रीब्यूशन। टेक ऑन पे का मतलब होता है इन हैंड सैलरी। इन हैंड सैलरी समझते? जी यस, इन हैंड सैलरी का मतलब, कैश। नहीं, इन हैंड सैलरी का मतलब है, मतलब आप कंपनी के पास गए जॉब करने, कंपनी ने कहा वी विल ऑफर यू C2C, मतलब कॉस्ट टू कंपनी विल बी 4 लाख रुपीज। और बेटर वे में अगर मैं समझूं तो थोड़ा कम करते हैं इसको, फिगर्स में लाते हैं, होल होल फिगर्स में, 36,000 रुपए आपको मिलेंगे सालाना। तो आपको 3,000 रुपया महीने का मिला भाड़ा, जो आपको मेहनताना है, 3,000 रुपया महीने का, मतलब 100 रुपया पर डे का मिला आपको। 3,000 रुपये आपको महीने का मिल रहा है, उसमें से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए आपको कुछ प्रोविडेंट फंड देना है, 100 रुपया कट गया। यूनियन में आप मेंबर हो, 25 रुपया कट गया। आप कैंटीन इस्तेमाल करते हो, 200 रुपया कट गया। 325 रुपया तो कट गया। ESI के लिए 75 रुपया कट गया। 400 रुपया कट गया आपका। आपने कुछ इनकम टैक्स डिडक्शन हुआ, उसमें 100 रुपया कट गया। 500 रुपया कट गया आपका। 3,000 आपकी पगार थी, 500 रुपया आपका कट गया। इन कंसेशंस में आपको जो आपके खाते में जो पैसा आया वो 2500 रुपया आया। आपकी तनख्वाह 3,000, आपको इन हैंड सैलरी मिल रही है 2500, मतलब जिसको आप खाते से निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डोमेस्टिक यूज के लिए। बाकी आपके प्रोविडेंट फंड, ESIC, यूनियन ड्यूज, कंट्रीब्यूशंस, योर कैंटीन ड्यूज, ऑल दीज में आपका सारा खर्चा चला जाता है, राइट? सो टेक होम सैलरी को आप कह सकते हैं द सैलरी इन हैंड आफ्टर डिडक्शंस, ओके, द ग्रॉस सैलरी माइनस योर डिडक्शंस। समझे बात को? यार या आप 4th ईयर में आ गए हो, नाउ यू आर गोइंग टू जॉइन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड यू डोंट नो a single word about your this सैलरी पे, कैसे कैसे बार्गेन करोगे आप अपने एम्प्लॉयर से कि मुझे कितनी सैलरी चाहिए? वो कहेगा आपको 300 रुपया दूंगा, अब 300 में मान जाओगे फिर तो? यू नो, बेटर नो योर राइट्स, बेटर नो योर पोटेंशियल, सो दैट यू कैन बार्गेन विद देम कि मुझे तो इतना पैसा चाहिए, मैं काम कर भी करूंगा, लेकिन वो स्किल्स भी होने चाहिए उतना पैसा मांगने के लिए, और एम्प्लॉय की कैपेसिटी भी होनी चाहिए, राइट?
अच्छा, ये कॉलम है वेजेस एंड सेल्स डिफरेंशियल्स। वैसे तो हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं इसके बारे में, एक बार इसको पढ़िए फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये पढ़िए एक बार। आई एम गिविंग यू 3 minutes, रीड इट। यस, डन। बताइए बच्चे, पढ़ लिया? यस, हैव यू गॉन थ्रू? सर नेटवर्क प्रॉब्लम है। अरे पढ़ने में क्या नेटवर्क प्रॉब्लम है, ये दिख नहीं रही है स्क्रीन तुम्हें? यस अभिषेक, स्क्रीन इज विजिबल। स्क्रीन नहीं दिख रही? बाकी बच्चों को दिख रही है? यस सर, दिख रही। फिर ये आकाश को क्यों नहीं दिख रही? हाँ, टर्न ऑन योर माइक। टर्न ऑन योर माइक। आकाश, ठीक है, पढ़ लिया सबने? ठीक है, तो समझते हैं क्या कह रहा है। कोई बताना चाहेगा? यस, एनीवन? कोई ट्राई करना चाहेगा क्या लिखा है? एनीवन वांट टू ट्राई? हेलो यस। सर, वो पता नहीं इस पहले माइक ऑन ही नहीं हो रहा था, ओके, अब हो रही है सर स्क्रीन विजिबल, पहले भी नहीं हो रही थी। राहुल इज वेरी लेट इन द क्लास। ओके, हेलो यस, राहुल, रोल नंबर 32, वेरी लेट। यू विल बी मार्क्ड लेट टुडे, ओके? सर नेटवर्क प्रॉब्लम थी सर, मैं ज्वाइन कर रहा था, बाहर कट जा रहा था ये।
नेटवर्क प्रॉब्लम, ये बाकी भी तो ज्वाइन किए हैं। सर वो 12 में ज्वाइन कर रहा हूँ, 12 बैक आ जा रहा है, करंट नेटवर्क एरर। फिर अभी जाके करा ज्वाइन दोबारा से। अच्छा, ये बच्चे सबने पढ़ लिया? एनीवन वांट टू ट्राई एक्सप्लेन दिस? क्या लिखा है इसमें? कोई चाहेगा बताना? ओके, तो मैं बताता हूँ जल्दी से। देखो, इंडस्ट्रियल वेज एंड सैलरीज डिफरेंशियल्स का मतलब क्या है। ये क्या कह रहा है कि जो वेजेस डिसाइड होती हैं या सैलरीज डिसाइड होती हैं एक कंपनी के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, डिफरेंट तरह के रोल्स हैं। ये हमने जॉब डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था, जॉब डिजाइनिंग में भी पढ़ा था, और जॉब इवैल्यूएशन में भी पढ़ा था कि हमें अलग अलग जॉब्स के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशंस के, अलग अलग एज ग्रुप के लोग चाहिए। सो तो क्या उनको सैलरी समान मिलेंगी? नहीं। उनकी स्किल्स पे, उनके एक्सपीरियंस पे, एंड उनका क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, टाइम क्या है, वर्कलोड कैसा है, वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, they will decide their salaries, their wages, and all of them playing different roles will have different salary structures. Hence, the differential in the pay for the various jobs constitute the core of wage and salary administration and their structures. तो इसी के बिहाफ पे हम सैलरीज को डिफाइन करते हैं कि एक मैनेजर की सैलरी अलग है वहीं एक लेबरर की सैलरी अलग है, एक गार्ड की सैलरी अलग है, एक जो एडमिनिस्ट्रेशन हेड है उसकी सैलरी अलग है। So the differential reflects not only the job content and the difficulty, but the numerous other factors such as पहला, occupation क्या है, काम क्या कर रहा है, geographical position क्या है उस काम की जहां पे वो कर रहा है। जैसे अगर मैं geographical position की बात करूं आर्म फोर्सेस की, तो देखो आर्म फोर्सेस सर्व कर रही हैं आपकी रेगिस्तान में भी, एंड आर्म फोर्सेस सर्व कर रही हैं आपकी सियाचिन ग्लेशियर पे भी। तो बिकॉज ऑफ द जोग्राफिकल चेंजेस, एल्टीट्यूड पे जाने से आपकी सैलरीज बढ़ती हैं। शिफ्ट में आप काम कर रहे हो, रात के शिफ्ट वालों को ज्यादा पैसा मिलता है एज कम्पेयर टू द मॉर्निंग शिफ्ट। एज का फैक्टर है, अगर कोई हैंडीकैप्ड है तो उसकी वजह से आपके सैलरीज में फर्क है। वर्कर्स का, ओल्डर वर्कर्स को देखो कैसे पैसा मिलता है, मेथड ऑफ पेमेंट क्या है, यूनियनाइजेशन क्या है, कंपनी का साइज क्या है, एंड इंडस्ट्री इटसेल्फ, इंडस्ट्री किस फील्ड में काम कर रही है, राइट। अगर देखो आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात, कंप्यूटर्स की बात करो तो इंडस्ट्रीज आर मेकिंग वेरी गुड प्रॉफिट्स। वहीं आप मैकेनिकल की बात करो तो इतना प्रॉफिट नहीं है। फोर्ड जैसी कंपनी भी अगर अपना प्रोडक्शन बंद कर रही है, कल उनकी लास्ट कॉल रोल आउट हुई है फ्रॉम द योर प्रोडक्शन लाइन, एंड दे हैव कंप्लीटली शट ऑफ ऑल द प्लांट्स इन द मैन्युफैक्चरिंग द मोटर कार फैक्ट्रीज इन इंडिया, ओके, फुल फ्लेज्ड। सो इसके हम डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स अगर हम दें, स्किल्ड वर्कर्स जो हैं आर पेड मोर देन द अनस्किल्ड वर्कर्स। डेफिनेटली आप स्किल्ड वर्कर्स को ज्यादा पैसा मिलता है। देखो आप जो एम.एफ. हुसैन है, वो उनकी पेंटिंग्स जो थी जबरदस्त थी, वो स्किल्ड थे, उनके पास स्किल थी। आप बॉलीवुड ले लीजिए, आप टॉलीवुड ले लीजिए, दे हैव स्किल्स, उनके पास ड्रामा की स्किल्स है, एंड दे आर एंटरटेनिंग अ वेरी लार्ज मॉब, ओके। तो उनके पास स्किल्स हैं, सो तो उनकी अर्निंग्स भी ज्यादा है। वहीं आप अनस्किल्ड की ले लो, एक जो एक रिक्शा पुलर है, इज ही स्किल्ड? नो, तो उसकी सैलरी उतनी कम है। तो सुपरवाइजर्स आर पेड मोर देन दैट, देन स्किल्ड वर्कर्स, क्योंकि सुपरवाइजर के पास स्किल्ड्स भी हैं, दे हैव आल्सो द मैनेजरल रिस्पांसिबिलिटीज। सो मैनेजर्स आर मोर पेड देन दैट सुपरवाइजर्स। तो इन यूनिट industrialized areas may pay more than those in less industrialized areas. Even among nations highly industrialized and advanced nations pay better wages and salaries than developing nations. इसी वजह से हमारे लोग यहाँ के स्किल्ड जो हैं वो कनाडा चले जाते हैं, H1B1 वीजा लेके अमेरिका चले जाते हैं, वहां पे काम करते हैं, कोडिंग करते हैं, उनको यहाँ से ज्यादा पैसा मिलता है। 10-15 साल काम करते हैं, यहाँ के आके अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज दे हैव वेरी हाई अमाउंट ऑफ कैपिटल जो वहां से वो लेके आ रहे हैं। गवर्नमेंट भी उनको जो है प्रोत्साहन देती है, बिकॉज दे आर टेकिंग इन द फॉरेन रेमिटेंस टू द कंट्री, एंड द फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज इज इंक्रीजिंग। तो ओवरऑल जो आपका फॉरेक्स रिजर्व है इंडिया का वो बढ़ रहा है। तो कंपनीज, ये क्या नाम है, जो लोग हैं वो ज्यादा पे लेने के लिए योग्य है। समझे बात को? तो wages and salaries differential serves many useful purposes, including first, to introduce employee to the job change, दूसरा, to get employee to learn and acquire new skills,
third to shift employee from declining industry to new industry and to get employee to accept more responsible positions. ठीक है, आगे no firm can afford to ignore the impact of various wages and salary differentials. देखो आपको भी पता है, अगर घोड़ा घास से प्यार करेगा तो खाएगा क्या? सो घोड़ा नीड घास, ऐसे वर्कर आपका कहीं काम कर रहा है, ही नीड्स सैलरी एंड वेजेस फॉर देयर लाइवलीहुड, राइट? तो अगर उसके साथ छिड़खान करोगे तो फिर आपका बिजनेस नहीं चलने का. ओके, एंड एन अलर्ट पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटर can capitalize upon the distortion in outside structures to improve the competitive position of its firm. कि किसी भी हालात में भी वो अपनी जो फर्म है उसको कॉम्पिटिटिवनेस को बनाए रख सकता है, राइट? लेकिन कोरोना ने सबकी हालत तोड़ दी है, कमर तोड़ दी है, ये सारे धरे के धरे रह गए हैं बिकॉज अर्निंग हैज डिक्लाइन एक्सपोनेंशियली, राइट? सो इज दिस क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो अटेंड टू योर रोल कॉल. और एक बार मॉर्निंग में कुछ बच्चे नहीं आए थे, उनका रह गया था शायद, एक बार वो भी बता देना मुझे, ठीक है? दिस इज योर HRM क्लास 20. यस, अभिषेक, प्रेजेंट सर। आकाश, Present, sir. अंकित, अंकित, अंकित नहीं है? आशीष, आशीष, चंदन, Yes, sir. गौरव कुमार, यस सर. गौरव कुमार बच्चे, योर अटेंडेंस इज वेरी शॉर्ट, ठीक है? 4 ही अटेंडेंस है आपकी, 11 लेक्चर्स में से Okay, आप sir. 4 आए हो सिर्फ. हिमांशु, यस सर. हिमांशु उंडी, रोल नंबर 18. अच्छा, ये तो निकल गया बाहर. हृदेश, प्रेजेंट सर. जैनीश कुमार, जितेंद्र राणा, जितेंद्र राणा, कार्तिक, कौशल कुमार, कौशल कुमार, कौशल नहीं है. नंदिनी, नंदिनी, पवन सिंह, पवन, प्रिंस सोहरा, प्रिंस सोहरा, राहुल, रोल नंबर 32, राहुल, Yes, sir. राहुल सिंह, रोल नंबर 34, राखी, राम कुमार दत्त, रामदत्त, रामदत्त, रौनक,